नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में एनपीओ बोलते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं एनपीओ वर्सेस एनजीओ में। इसको कहा जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एनपीओ में कोई भी आ सकता है बशर्ते उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट अर्न करना ना हो। हम लोगों ने आज तक देखा है अ बिजनेसमैन वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, दे हैव प्राइमरी मोटिव टू अर्न प्रॉफिट एंड द सेकेंडरी इज टू सर्व द पब्लिक। यहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्विस की है एंड द सेकेंडरी और might be there is no any motive to earn the profit। हाँ या ना? हमारा पर्पस यहाँ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लोगों को सर्विस देना है। चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इसमें दोनों कवर होते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी आ सकते हैं। सर कैसे? क्रिकेट एसोसिएशन, आपस में ही कोई क्लब बना लेना, फैसिलिटीज देना अपने मेंबर्स को, सोसाइटीज का ट्रस्ट बना लेना, सोसाइटीज बना लेना, नाम सुना होगा। कभी कभी देखिए होगे बाढ़ अकाल भूकंप आता है, मान लो बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, आ जाओ, ये तो भूकंप था। मान लो बाढ़ अकाल और भूकंप आ जाए तो तुम लोगों ने देखा होगा सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे पहुंचे उसके पहले ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पहुंच जाते हैं। हाँ या ना? हाँ, सबसे पहले प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पहुंच जाते हैं और लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, मेडिकल एड देना वगैरह वगैरह, जब तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे। तुम लोगों ने देखा होगा कई जगहों पर यहाँ बाढ़ आती है तो लोगों की सपोर्ट करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। ठंड आती है तो लोगों ने, आप लोगों ने देखा कंबल बांटने का काम करते हैं, अलाव जलाने का काम करते हैं रोड्स पर। क्या है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? मार्स से। अच्छा, यहीं से आते हैं। हम ही लोगों के बीच में उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है लोगों की सेवा करना। कई लोग जानवरों की सेवा करते हैं, अपने अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपना एरिया होता है, उन लोगों को कमाने से कोई मतलब नहीं। उनके दिमाग में एक ही बात चलती है, लोगों की सेवा करो। जैसे तुम लोग के दिमाग में एक ही बात चलती है, कैसे ही कमा लो। लूट खा सोट कर, उनके दिमाग में ऐसे एक ही बात चलती है, कैसे भी हो लोगों की सेवा करो। कई लोग अपना घर बार बेच करके लोगों की सेवा करते हैं। बात समझ में? हाँ, मजाक नहीं कर रहे, करने वाले करते हैं। ये होते हैं एनपीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम इसको एक सिस्टमैटिक वे में आगे चलाएं तो इसी को हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अर्न करना नहीं है। पोलियो की दवा पिलाई गई है, नहीं पिलाई गई है तुम लोग को? कैसे मालूम? है? याद है? वो रोना याद है जब आकर के चूप दिया गया था? अच्छा, टेस्ट भी याद है। तो जो पोलियो की दवा पिलाई जाती है, कौन आता है पिलाने? एनजीओ से लोग आते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस से कोई आएगा, क्या लाए हो, दिखाओ तो जरा, इसका मेडिकल टेस्ट करवाए, क्या लाए हो? भरोसा नहीं होगा। वहीं पड़ोस का कोई बंदा आएगा, अरे हम आप ही के पड़ोस, दवा लगवा लीजिए, समझा? अरे समझ में आ जाएगा। समझे मेरी बात?
तो ये फर्क आता है। जैसे कोरोना वैक्सीन आई थी तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था लगाने के लिए, पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे कोई नहीं जानता, हाँ या ना? लेकिन जब कुछ लोगों ने लगाना शुरू किया, एनजीओज ने काम करना स्टार्ट किया, तो लोगों ने लगवाना शुरू किया, प्रमोशनल एक्टिविटीज हुई मोहल्ले मोहल्ले में। तो ये होता है इसका फायदा। जो काम सरकार आपको नहीं समझा सकती, हो सकता है आपके आसपास के लोग, पड़ोसी लोग आपको समझा सकें। ठीक है ना? अकाउंट्स हम लोग जब भी बनाते हैं वो केवल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका बनता है? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काय को नहीं बनता रे? नहीं बनता। बनता है तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर पढ़ते क्यों नहीं बनता? बनता है। बिजनेस बड़ा हो तभी अकाउंट्स बनेगा, छोटे बिजनेस का अकाउंट्स क्यों नहीं बनेगा? बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो, बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आता हो या नॉट, सबको अकाउंट्स बनाना पड़ता है ना। तो अभी तक जो फाइनल अकाउंट्स वगैरह हम लोग देख रहे थे, दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वी वेर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, यस और नो? बट नाउ वी वोंट कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। वी विल प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। जो एनपीओज होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, इसमें होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा बनता है बैलेंस शीट। अगर कंपनी या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करोगे तो उसमें हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, चेंजेस इन इक्विटी भी बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनते हैं, वो सब चीजें बनती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है। क्या बनता है? लेकिन इसमें वो डर गए थे शायद। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, इसलिए हम बोले भी थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है। समझ में आई बात? और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो नहीं नहीं, वो तो हम बता चुके, कुछ नया बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा भाई। वहां क्या बनता था? अब ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा? वहां क्या बनता था और यहां क्या बनेगा? इसको हम लोग कहते थे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जमाना बदल गया, अब दोनों में से जो नाम ले लो, लेकिन अब प्रचलन में जो है ट्रेंडी वो है बैलेंस शीट। ये ट्रेंड कर रहा है, बैलेंस शीट ही बोल रहे हैं, जबकि बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहिए था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दैट वाज ओके। तो आज की डेट में क्या बोल रहे हैं इसको? तो इसको हटा दें तो ज्यादा बेटर है। तीसरा इसमें एक एडिशनल बनेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी दिस इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने ये सीख लिया है ना। अब हम लोग क्या सीखने जाएंगे? सेम वैसे ही बनेगा पीएल अकाउंट की तरह। कौन सी चीज? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम बनेगा। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक योर कैश अकाउंट, किसकी तरह बनेगा? देखो लिखा है ना, रिसीट एंड पेमेंट इक्वलेंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्वलेंट टू एंड द बैलेंस शीट, वही चीज लिखा है। अगर हम एनपीओ चला रहे हैं तो मैं कमाऊंगा कैसे? मतलब मेरे पास पैसा कैसे आएगा? मेरे पास पैसा कैसे आएगा? कौन देगा मुझे पैसा? अरे कौन देगा? पब्लिक देगी, गवर्नमेंट देगी, पब्लिक देगी, जो मदर एनजीओज हैं वो देते हैं।
ठीक है ना, जैसे यूनिसेफ वगैरह हो गया, क्राई वगैरह हो गया, ये सब देते हैं एनजीओज, ये मदर एनजीओज कहलाते हैं, ये लोग देते हैं डोनेशन, उनको गवर्नमेंट से मिलता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे एनजीओज को। कितना? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़? मिलता है, मिलता है भाई, डिपेंड करता है आप किस स्टेटस में काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही लालची लोग एनजीओ खोलते हैं, उसमें भी कमाई देखते हैं। करिए, जा रहे हैं एनजीओ खोल। वो बड़ी खुश हो रही है पीछे से। तुमको लालची बोले तो उसको बड़ी खुशी मिली। ऐसे ही लालच में आते हैं। और एनजीओ तुम लोग जो विश्वास मानो, लोग बनाते ही इसलिए थे ताकि दहेज में दिया जा सके। हाँ, अरे मजाक नहीं कर रहे, होता था ये सब। अब चूंकि ये गवर्नमेंट आई है पिछले 7-8-10 साल में, इन लोगों ने एनजीओ के लगाम लगाई। अरे 2 नंबर का सारा काम इसी में ही होता था। वो लालची लोग ऐसे ही थे। एनजीओ के नाम पे धब्बा, मजाक नहीं कर रहे, होता भी यही था। जाकर डिपार्टमेंट को घूस देते थे, ये लो 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हमको पास कर दो फंड, पास हो जाता था। हम क्या बोलते, हमको आया कॉल, ले लीजिए। अब क्या कितना आता ही था, बीच बीच में आता भी है अभी भी। तो हमने कहा, हमसे एक बंदे ने कहा, गवर्नमेंट ऑफिसर ने, कि अरे 80G का जो आप दिलवाते हैं ना, आप सीए लोग डिडक्शन दिलवा दीजिए। मैंने कहा सर हमसे ये काम ना हो पाएगा। कहे क्यों, करवाते तो सब हैं, आप भी करवा दीजिए। मैंने कहा आप कमाते हैं ना? कहा हाँ। तो मैंने कहा आप किसी अनाथ के बच्चे का पैसा अपने बच्चों पर खर्च करना चाहेंगे? अनाथ के बच्चे का पैसा मार करके आप अपने बच्चों को चॉकलेट खिलाएंगे? किसी वृद्धाश्रम के पैसे को निकाल करके आप अपने घर में मम्मी पापा को देंगे? फोन काट दिया। मेरी बात समझना, ये कहा भाई, ये क्या है? आप उन्हीं गरीब बच्चों का, जो वृद्धाश्रम है, जो अनाथ है, जो बेचारे बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनके लिए पैसा है, उसमें आप डकैती डाल रहे हो। और आप कह रहे हो हम बड़े सभ्य समाज से आते हैं, कार से उतरते हो, ऐसे दिखाते हो कितने ईमानदार हैं। बात समझ रहे हो? तो तुम लोगों में भी कोई करता ही होगा जरूर तो। नहीं, अवॉइड करो। ये किसी गरीब का पैसा है, अनाथों का पैसा है, उनके ऊपर लगने दो। बल्कि उनको दे नहीं सकते तो उनका पैसा तुम क्यों खा रहे हो? आज चॉकलेट खाया, बड़ा मजा आया, अरे उसी का चॉकलेट खाया। वो रोटी खा सकता था, तुम चॉकलेट खा रहे हो उसका पैसा मारकर। बात समझ में आई? तो ये लालची लोग। अब खोलोगी? खोलो, कौन मना कर रहा है? लालच मत करो। समाज सेवा करो, नहीं खोलेंगे अब। अरे खोलो एनजीओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए। इतनी कहानी सुनाई, उसके बाद करिए नहीं, सीख ये मिली कि हम एनजीओ नहीं खोलेंगे। अरे ये नहीं करिए, सीख ये मिली कि सेवा करनी चाहिए। आजकल जब पिक्चरों में विलेन को हीरो दिखाया जाता है, तो ऐसे ही आउटपुट्स आएंगे मार्केट। एक समय था हीरो दिखाया जाता था, दारू पीना गलत है। आज का हीरो दिखाया जाता है, दिन भर दारू पीता है। और हम लोग कहते हैं कौन है इस पिक्चर का हीरो? फलाना और डेमाका। बात समझना। तो नेगेटिव साइड्स को आज हम लोग अपनी क्या बना चुके हैं? पॉजिटिव बना चुके हैं। कोई दारू और सिगरेट पीता है, हाउ कूल। तो ये नया फैक्ट पता नहीं क्या है, जिसको एक समय में नेगेटिव बोला जाता था, आज की डेट में उसको फैशन बोला जा रहा है। ट्रेंड नहीं है ये, दिमागी बीमारी है। ट्रेंड है। चले?
कहने का मतलब ये कि हमको एनपीओस के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। अल्टीमेटली ये एक रिजल्ट निकल करके आया। कैसे बनता है? अगर याद हो तो हम लोगों ने पीएल अकाउंट बनाया है ना कई बार। ट्रेडिंग अकाउंट मत बनाना। क्या बनाओगे? रिसीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड, उसको भी लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड, इसको भी लिखेंगे फॉर द ईयर। यहां पर आप लोग इनकम लिखते थे और यहां पर क्लियर हुआ? अरे वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। जैसा हम लोगों ने पीएल अकाउंट देखा था, जस्ट लाइक मींस कॉपी एंड पेस्ट ऑफ द पीएल अकाउंट, सेम कंसेप्ट, सेम फंडा। कहीं आपको डेबिट क्रेडिट में कुछ नया नहीं पढ़ना। बात समझ में आई? ये इनकम एंड एक्सपेंस, दैट्स डन। मान लो इनकम आई टोटल 1000 और खर्चा आया 800, तो क्या बचा? सरप्लस, प्रॉफिट नहीं बचा। यहां लिखोगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। 600 का खर्चा हो गया मान लो, तो 400 क्या बचा? एक्सेस। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं और अगर उल्टा हो गया तो यहां लिखेंगे बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ओवर इनकम। लॉस को क्या लिखेंगे? डेफिशिट। बात समझ में आई? तो इनकम को जो नेट अमाउंट बचेगा इन हैंड वो कहलाएगा सरप्लस, निगेटिव बचा तो वो कहलाएगा डेफिशिट। अदरवाइज आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अगर इनकम ज्यादा है तो। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम अगर खर्चा ज्यादा हो गया है तो। यहां हम प्रॉफिट या लॉस नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा पर्पस प्रॉफिट या लॉस नहीं है। बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हो ना, यहां लिखते हो लाइबिलिटीज और यहां लिखते हो एसेट्स। बोलो, सही है? सेम वही कॉपी एंड नथिंग इज न्यू इन दैट। अब इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलो, और इफ यू जस्ट वांट टू से इट एज अ बैलेंस शीट। लास्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर। मैंने कहा ये वैसे ही बनता है फॉर द ईयर एंडेड, जैसे आपका कैश अकाउंट या कैश बुक बनता था। जैसे यहां पर लिखते हैं रिसीट और यहां लिखते हैं पेमेंट, सेम वैसे ही, कोई फर्क नहीं है। ये 3 स्टेटमेंट ऐसे ही बनेंगे। चले आगे? अरे बोलो, कहीं कोई डाउट नहीं है ना इसमें? हाँ बोलो। ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, सॉरी, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। अगर अकाउंट में लिखना हो मर्जी है, लिख लेना। चले, तुम लोग अब जरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इस क्वेश्चन का बना सकते हो? जरा बनाकर बताओ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ।
ईयर एंडेड 31 मार्च 20। देखो इधर, देखो एंट्रेंस फीस मिली है, कितनी मिली है? मेंबरशिप फीस मिली है 3000। आगे डोनेशन मिला है क्लब पैविलियन के लिए 10,000। सेल्स हुई है 1200 की। सैलरी गया है 1200 का। फूड स्टफ्स परचेस किए गए हैं 800 के। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैविलियन है 11,000 का खर्चा हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस हैं 600 के। रेंट एंड टैक्सेस हैं 400 के, खर्चा हुआ है। बैंक चार्जेस हैं 160 के। देखो इधर, ओपनिंग कैश पड़ा हुआ था 350। $350। ओके, दोनों अप्रैल 1 में है ना, तो दोनों कैश और बैंक दोनों 590। टू ओपनिंग बैलेंस कैश 150 और बैंक कितना 590। 350 और 590, नहीं सॉरी हम गलत बोल रहे हैं। ओपनिंग और ये क्लोजिंग, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग 200 और 350। क्लोजिंग कैश, यहाँ बैलेंस सी बाई डी कर लेना। हाँ बताओ। 200 एंड 350। 200 एंड 350 कैश का। बैंक का कितना है 400 एंड 590। हो गया। देखो टोटल, टोटल करो दोनों तरफ का। 15,100 आ रहा है क्या?
इधर का टोटल करो 14 509 100 का डिफरेंस आ रहा है क्या? आ रहा है? टोटल देख लेना, मैच कर रहे हैं। ये है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान दो अगर इस पे, तो एक चीज क्लियर होती है। हाँ, छुपी हुई क्यों है? तो उधर रहो। हाँ, बस। कैपिटल नेचर का खर्चा हो या रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैश या बैंक अकाउंट में कैपिटल नेचर का खर्चा हो या रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, देखो ना, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, देखो कैपिटल नेचर का खर्चा है। कहां से पैसा आता है और कहां पैसा जाता है, बस इससे मतलब है। यहां से पैसा आया, कहीं से भी आया, यहां पैसा गया, कहीं भी पैसा गया, हमें कुछ सोचने और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट केवल ये बताता है कि ये कैश या बैंक कहां से आया, ये कैश या बैंक कहां गया, बस इससे मतलब होता है। कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ या रेवेन्यू नेचर का खर्चा हुआ, सुमित, क्या नाम है उसका? सचिन, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने अभी लास्ट सेंटेंस? हाँ, हाँ, नहीं, क्या बोला? हाँ, बहुत बढ़िया। तुम बताओ क्या बोला वो मैंने? कैपिटल नेचर का खर्चा हो या रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, वी आर नॉट कंसर्न विद दोज थिंग्स। हमको केवल इतना दिखना है, कैश कहां से आया, कैश कहां गया, बात खत्म। कैपिटल और रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। देखो ना, हमने फूड स्टफ रेवेन्यू नेचर का, सैलरी रेवेन्यू नेचर की, लेकिन पैविलियन बनाया कैपिटल नेचर का। हमें पैसा आया, डोनेशन का आया, पैविलियन बनाने के लिए, फूड स्टफ सेल से आया, कहीं से भी आया हो, कैपिटल नेचर की रिसीट है और रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, दोनों है। बात समझ में आई? ये है हमारा रिसीट एंड पेमेंट। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, उसमें केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के खर्चे जाते हैं। ये जो भी अकाउंट्स बनता है, वो सब मर्केंटाइल सिस्टम पर बनता है। चाहे वो तुम पीएल अकाउंट बनाओ, चाहे वो तुम, हाँ, अरे बोलो, मर्केंटाइल सिस्टम यूज होता है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, चाहे वो तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, चाहे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, दोनों में क्या यूज होगा? इतनी मार खाओगे। रिसीट एंड पेमेंट में कैसे मर्केंटाइल? रिसीट एंड पेमेंट तो वो खुद ही कर रहा है, कहां से आए, कितना आए, कब का आए, कोई लेना देना नहीं। कैश अकाउंट में कौन सा मर्केंटाइल सिस्टम, हम अभी भी नहीं समझ पाए। Income and expenditure or the rest of the accounts, means rest of the financial statement, are prepared on the basis of the mercantile system, but cash account or receipt and payment accounts cannot be based on mercantile. ठीक है ना? बात समझ में आया? तो अगर इसको छोड़ने किनारे, तो हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं that we prepare a financial statement by using mercantile system of accounting or accrual system of accounting. We can so say so, बोल सकते हैं ना कि हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पर बनाते हैं, मर्केंटाइल या एक्रूअल सिस्टम पर। लेकिन कैश अकाउंट या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए सेंटेंस यूज मत करना, क्योंकि वो तो बनता ही आना और जाने पर है।
90। हाँ चले, पक्का। अब तुम लोग के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आखिर ये फर्क क्या है हमारे एनपीओस के अकाउंट्स में और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हम लोग आज तक लिखते थे बाई सेल्स, बाई इनकम, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। खर्चे में लिखते थे परचेज, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, दुनिया भर के खर्चे लिखते थे। क्या यहां पर भी वो आएंगे? हाँ। क्या इसके अलावा भी कुछ आएगा? हाँ। कुछ स्पेशल वर्ड्स अब आपको सुनने को मिलेंगे। सब्सक्रिप्शंस, क्या नाम सुनने को मिलेगा? जिसको हिंदी में कहते हैं चंदारे चंदारे कभी तो जमी पे आ, है कि नहीं? तो ये वो वाला चंदा नहीं है, ये मांगने वाला चंदा है, पैसे वाला। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है। डोनेशंस, ये भी पैसा आता है, दान। तीसरा चैरिटी, ये भी पैसा आ सकता है। चैरिटी और डोनेशन में फर्क क्या है? मैंने कहा मैंने चैरिटी दी, मैंने कहा मैंने डोनेशन दिया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत जवाब है। अरे गलत जवाब। डोनेशन जो होता है वो हाई अमाउंट में होता है, हाई वॉल्यूम में होता है। 5 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख। चैरिटी ले लो 10 रुपए, ले लो 20 रुपए, 50 रुपए, ये क्या कहलाता है? चैरिटी नॉर्मली स्मॉल वैल्यू का होता है और डोनेशन कंपैरेटिवली हाई वैल्यू का। डिपेंड करता है आप किसको डोनेशन मानते हो, किसको चैरिटी मानते हो। अब कुछ नहीं कमा रहे हो तो 100 रुपए भी डोनेशन हो गया, करोड़ों कमा रहे हो तो 5 लाख भी डोनेशन ना हुआ। बात समझ में आई? तो सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, चैरिटी है, लीगेसी है। ये सब सुनने को मिलेगा। लीगेसी क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, मेंबर बन जाओ, मेंबरशिप फीस दो। क्या दो? मेरी इनकम हो गई ना, मतलब मैं एनपीओ चलाता हूं तो इनकम हुई ना। मेंबरशिप फीस हम अपने मेंबर्स बनाते हैं और जोड़ते हैं, उनसे पैसा लेते हैं ईयरली। कभी कभी एंट्री करते समय उनसे एंट्रेंस फीस ली जाती है। क्या ली जाती है? एंट्रेंस फीस। एंट्री कर रहे हो, एंट्री फीस दो, एंट्रेंस फीस। हर साल एंट्री फीस दोगे क्या? एक बार। तो ये कैपिटल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? नॉर्मली अगर क्वेश्चन में लगता है ईयरली है एंट्रेंस फीस, तब ये रेवेन्यू नेचर का होगा। अदरवाइज अगर कुछ ना लिखा हो, नॉर्मली एंट्रेंस फीस कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है। मेंबरशिप अगर फीस अगर हर साल है तो ये रेवेन्यू नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? लेकिन अगर लिखा हो मेंबरशिप फीस पेड वंस इन द लाइफ ऑफ द मेंबर, तो ये कैपिटल नेचर का होगा, अदरवाइज इसको हम रेवेन्यू मानेंगे। सब्सक्रिप्शन ये रेवेन्यू नेचर का होता है। डोनेशन ये रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। हमको किसी ने डोनेशन दिया, जाओ गरीबों में कंबल बांटो, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। डोनेशन दिया, जाओ बिल्डिंग बनाओ और गरीबों को घर बांट दो, कैपिटल नेचर का है। चैरिटी सेम। लीगेसी, कभी कभी कोई आदमी जब, हाँ, वसीयत बनाता है। एक आदमी मर रहा था बूढ़ा, तो उसने कहा अपनी बीवी से, कहाँ हो? तो कही हम आपके सिरहाने खड़े हैं जी। कहा बड़ा बेटा कहाँ है? आपके दाएं हाथ पे खड़ा है। बड़ी बेटी कहाँ है? बाएं हाथ पे खड़ी है। छोटा बेटा कहाँ है? आपके पैरों पे है। तो बेवकूफों ये बताओ दुकान कौन देगा? तो कंजूस आदमी मरते मरते भी क्या कर रहा है? दुकानदारी देख रहा है। लीगेसी, जाते जाते अगर कोई आदमी या जीते जी अपनी प्रॉपर्टीज को ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अगर ट्रांसफर कर देता है, क्या?
आज से ये मेरी प्रॉपर्टी इसकी, इस ट्रस्ट की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको कहा जाता है लीगेसी। एक तरह से वसीयतनामा, लेकिन वसीयतनामा तो घर वालों के लिए होता है, ये बाहरी लोगों को दिया जाता है ताकि ये प्रॉपर्टी मेरी सोशल वर्क में जा सके, काम में आ सके। नॉर्मली ये किस नेचर का होगा? चलें वापस आए, अब चीजें को शुरू करते हैं, जरा देखो कैसे। जो कहानी बतानी थी बता दी। हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इस सेशन में नहीं खत्म होगा, अगले सेशन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, और जहां ये टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर दन दन आते हुए खत्म होता चला जाएगा। और अब तुम लोग रोने वाले हो क्या? दुखी हो जाओगे। अगर ढंग से दिमाग यहां लगाओगे तो समझ में आएगा, कॉपी पे मत लगाना दिमाग। ईयर 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 24। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो ड्यू बेसिस पर बनता है। किस पर बनता है? या कह सकते हो एक्रूवल बेसिस पर बनता है, या बोल सकते हो मर्केंटाइल बेसिस पर बनता है, बोल सकते हैं। नाउ वी आर प्रिपेयर income and expenditure account, and we are needed to show the subscription in that. What the amount to be shown in the income and expenditure account? अरे नॉर्मल अकाउंट्स जैसे दिमाग में रखते हो वैसे रखो ना। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और दिमाग में ये रखते हैं कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक्रूवल सिस्टम पे बना रहे हो ना, तो हम लोग यहां लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24। यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। इतना मिला, कितना मिला, लेकिन ये मेरी टोटल इनकम नहीं है ना 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 ना। इस 5 लाख में हमें मिला होगा 1 लाख पिछले साल का भाई, ये तो इस साल मिला। अगर हमें कोई अमाउंट पिछले साल नहीं मिली होगी तो इस साल मिली होगी कि नहीं मिली होगी? तो ये 1 लाख पिछले साल नहीं मिला था। वो किस साल का है 1 लाख? इस साल का है या पिछले साल का?
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पीएल अकाउंट में तो हम लोग यही लिखते हैं कि इस साल कितना मिलना चाहिए था, इस साल कितना जाना चाहिए था, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें हम पिछले साल को कैसे शामिल कर सकते हैं भाई? रिसीट एंड पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, इस साल का है, पिछले साल का है, कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर, वी आर नॉट कंसर्न विद दोस थिंग्स। But while preparing the income and expenditure account, we have to take care all these things, that what the amount should have been received and what the amount which have been payable. तो कितना अमाउंट मिलना चाहिए था वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आउटस्टैंडिंग हटा दो लास्ट ईयर का, वो इस साल मिला होगा ना, रिसीट हुआ होगा ना, तो 1 लाख वो हटाओ। इस 5 लाख में 1 लाख पिछले साल का शामिल है, हमें इस साल का लिखना है। और 1-2 लाख रुपए जो इस साल आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, जो नहीं मिला, कितना है, ये मिलना चाहिए था ना, तो टोटल कितना मिलना चाहिए था इस साल का, बस वही लिखोगे। ये है आंसर। ये अभी शुरुआत है, अभी तो ये सब्सक्रिप्शन पूरे नेक्स्ट सेक्शन तक आपको रगड़ देगा, और बिल्कुल इत्मीनान से टेंशन नहीं लेना। अच्छा बताओ, इसी क्वेश्चन में हम पूछते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बना लिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिखाओगे भाई? कितना? रिसीट एंड पेमेंट में कितना रिसीट हुआ, बात खत्म। कब का रिसीट हुआ, कितना मिलना चाहिए, नहीं मिला, कोई मतलब नहीं है। 5 लाख लिखा तो है, मिला तो बस 5 लाख लिख लो प्लेन, इतना आया। दिस इज योर आंसर। सर बैलेंस शीट भी तो बता दीजिए, बैलेंस शीट में क्या लिखना है? बैलेंस शीट हम इस साल की भी बना ले रहे हैं और पिछले साल की भी बना ले रहे हैं, बोलो। December 23, 31 December 24। अब जरा देखो, सब्सक्रिप्शन का पैसा हमें मिलना था, पिछले साल नहीं मिला, पिछले साल नहीं मिला, तो मेरी एसेट है या नहीं है? तो लिखेंगे पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना नहीं मिला था पिछले साल। और इस साल अगर बात करें तो कितना नहीं मिला, तो ये लास्ट ईयर का है। करंट ईयर में तो कुछ है ही नहीं पिछले साल का, 2 लाख है करंट ईयर का, बोलो। बात खत्म, तीनों चीज बन गई, नोट कर लो। चलें आगे। समझ में आया? हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। हो गया। सबसे पहले क्या बनाए? ये बना लेते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ट्वेंटी फोर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट।
और ये है बैलेंस शीट, 2 साल की बनेगी ना? लास्ट ईयर, चलो 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24। सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था ना, आउटस्टैंडिंग रह गया था लास्ट ईयर में, या कह सकते हो 31 दिसंबर 23 में 1 लाख का। और इस साल 31 दिसंबर 24 में हमें 2 लाख नहीं मिला, यही तो है क्वेश्चन में, यही तो था, ये 1 लाख और 2 लाख। अरे हाँ, क्या बोलो? हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए था, जरा ये बताओ। मिलना चाहिए था, इसका मतलब प्योर प्योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है बाय सब्सक्रिप्शन। कितना मिलना चाहिए था? बस बात खत्म, इतना मिला। कितना मिला? इस 5 लाख, मान लो 5 लाख मिल गया होता तो 1 लाख पिछले साल का इस बार मिला होगा। 5 लाख अगर मिलना चाहिए था इस साल का, तो 1 लाख मिलना चाहिए था पिछले साल का। टोटल हाथ में कितना आना चाहिए था? 6 लाख। 2 लाख तो मिला ही नहीं, तो मिला कितना? 4 लाख। या कह सकते हो 5 लाख मिलना था किस साल का? इस साल का। 2 लाख नहीं मिला तो हाथ में कितना आया? और 1 लाख पिछले साल वाला मिल गया होगा, तो टोटल कितना आया? ऐसे भी बोल सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग कितना है, ड्यू कितना है इस साल का? 5 लाख। जिसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है इस साल का? 2 लाख। यानी टोटल, सॉरी, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का नहीं मिला। 5 लाख मिलना चाहिए था टोटल, और 2 लाख नहीं मिला, तो हाथ में आया कितना? और पिछले साल का भी मिला होगा इस साल 1 लाख, तो टोटल कितना आया? दिस इज योर आंसर। अब जरा देखो, ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, और ये कौन सी साइड है? हो गया कि नहीं मैच? डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा? जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है बताओ? हो रहा है। ये 1 लाख माइनस भी तो हुआ है, इसको तुम लोग क्यों छोड़ दे रहे हो? 5 का क्रेडिट, 4 का डेबिट, और 1 लाख का क्रेडिट, डेबिट। तो 4 का डेबिट और 1 का डेबिट, कितना हुआ? 5 लाख। हो गया पक्का? ये क्वेश्चन नंबर 2। ये अगले साल मिलेगा। जो नहीं मिला है इस बार, वो अगले साल मिलेगा। जो पिछले साल नहीं मिला था, वो इस साल मिलेगा। चलें?
बताओ। चलो बताओ। गड़बड़ हो गया ना। हम्म, हम्म, हम्म। क्या बना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितने सालों का है? 3 साल का। 2021। सेम हम रिसीट एंड पेमेंट भी बना ले। चलो बताओ। पहले साल का कितना मेंबरशिप फीस आनी चाहिए? 50,000। 500 लोग हैं, 100 रुपए दे रहे हैं, तो 50,000 आना चाहिए। तो बाई मेंबरशिप फीस कितना आना चाहिए? आना चाहिए यहां लिख दिया। कितना आया वो यहां लिखेंगे। कितना आया? अरे बोलो। कितना मिल गया हमको? सारा मिल गया, कुछ ना दिखाओ तो 50,000 का 50,000 मिल गया। कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस शीट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले साल हमको मिलना था 90,000, 90,000। 600 इंटू 150। और वो मिलना था। कुछ नहीं लिखा है तो मान लेंगे पूरा मिल गया। अरे बोलो। उसके अगले साल हमको मिलना था कितना? 1,19,000। तो 1,19,000 हमको मिलना था। और मान लेंगे कुछ ना दिया हो तो पूरा मिल गया। नोट कर लो। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? पक्का? आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। बोलो।
यह है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, बनाओ तब, लो क्लास वर्क ले लो। हम तो करने जा रहे थे, टोक दिए तुम। देखो, मिलना कितना चाहिए था? 10,000 नहीं मिला ना, तो मिला कितना होगा? तो यहाँ लिख दो 40,000, और बाकी 10,000 कहाँ जाएगा? $50,000 मिलना था, 40,000 ही मिला, 10,000 मिलने से रह गया, तो मेरी एसेट है वो। अच्छा, आगे चलो। अगले साल मिलना कितना था? 20,000 नहीं मिला, तो 90,000 मिलना था, तो 90,000 मिलना था, लिख दिया। मिला कितना? 70,000। मिला कितना? 80,000। मिला कितना? 10,000 पिछले साल वाला भी तो मिला होगा, उसको भूल जाओगे क्या? नहीं लोगे पैसा अब? इस साल का 90 मिलना था, 20 नहीं मिला, तो इस साल का कितना मिला? और 10,000 पिछला मिला। कुछ ना दिया हो तो मान लेंगे वो मिल गया। तो टोटल कितना मिला? तो रिसीट में कितना दिखाओगे? बोलो। और एसेट में कितना दिखाओगे? चलो बताओ, मिलना कितना चाहिए था? 19। 700 इंटू 170 मिलना चाहिए था, कितना नहीं मिला? 30,000 नहीं मिला, तो मिला कितना? 19 में से 30 हटाओ, 89। 89,000 इतना मिला होगा, और पिछले साल वाला भी मिला होगा 20,000, तो 1,09,000 मिल गया हाथ में। कितना मिल गया? और इस साल के अंत में कितना बैलेंस है? समझे मेरी बात? एक बात बताओ, हाँ, पिछले साल 10,000 नहीं मिला था, इस साल कितना और नहीं मिला? कितना और नहीं मिला? टोटल 20,000 नहीं मिला, 10,000 तो मिल गया चोट्टों। ये का लिखे तभी तो कैलकुलेट किए थे, हम जान रहे थे गलत करोगे। 10,000 पिछली बार नहीं मिला था, वो 10,000 इस बार मिल गया, और फिर नया वाला 20,000 फंस गया। 20,000 अगली बार मिल गया, 30,000 नया वाला फंस गया। अब समझे मेरी बात? ये 10,000 यहाँ रिसीट हो गया होगा, और ये 20,000 नहीं मिला होगा। ये 20,000 अगली बार मिल गया होगा, लेकिन 30,000 इस बार का नहीं मिला। अब समझ में आ रही है बात? ये मत कहना 10 के ऊपर 10 के ऊपर 10, तो 10-10 आउटस्टैंडिंग करते जाओ, वो टेंशन ना लेना। समझ में आया? आगे नेक्स्ट सेशन में इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? थैंक यू बच्चों।